हेलो दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं पैट की तैयारी तो यह है आपके लिए सबसे उचित प्लेटफॉर्म। मैं हूं रिंकेश जैन, तो स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नौकरी प्लस क्लासेस पर। जैसे कि आपको पता है, कल हमने राजपूत काल पढ़ा था, राजपूत काल की उत्पत्ति के विषय में पढ़ा था, तथा हमने प्रतिहार वंश और गहड़वाल वंश को पढ़ा था। और आज हम पढ़ने वाले हैं चौहान वंश और मालवा के परमार को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दिल्ली का चौहान वंश। तो चौहान वंश की अनेक शाखाओं में से चौहान वंश की अनेक शाखाओं में से 7वीं शताब्दी में वासुदेव द्वारा स्थापित शाकंभरी अजमेर के निकट है कि चौहान राज्य का इतिहास में विशेष स्थान है। ठीक, इस वंश के प्रारंभिक इतिहास तथा वंशावली का ज्ञान हमें विग्रहराज द्वितीय के हर्ष प्रस्तर अभिलेख से तथा सोमेश्वर के समय के विजोलिया प्रस्तर अभिलेख से मिलता है। तो हमें चौहान वंश की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? हमें मिलती है हर्ष प्रस्तर अभिलेख से तथा विजोलिया प्रस्तर से हमें चौहान वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस वंश के प्रारंभिक नरेश कन्नौज के प्रतिहार शासकों के सामंत थे। इस वंश के प्रारंभिक नरेश किसके सामंत थे? प्रतिहारों के सामंत थे। और 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में वाकपति राज प्रथम ने प्रतिहारों से अपने को स्वतंत्र कर लिया और उसके पुत्र सिद्धराज ने अपने राज्य का विस्तार करके महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, वाकपति राज प्रथम के पुत्र सिद्धराज ने ही महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी और अपने राज्य का विस्तार किया था। आगे चलते हैं। सिद्धराज का उत्तराधिकारी विग्रहराज द्वितीय हुआ और हर्ष के लेख में कहा गया है कि उसने अपने राजवंश की लक्ष्मी का उद्धार किया था और उसने चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया तथा भृगुकच्छ में आशापुरी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन आ सकता है कि आशापुरी देवी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो आपका जवाब होगा कि विग्रहराज द्वितीय ने आशापुरी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। विग्रहराज तृतीय के समय परमारों के साथ चौहानों की मित्रता स्थापित हुई थी। तथा परमार वंश की कन्या राजदेवी का विवाह विग्रहराज तृतीय के साथ हुआ था। पृथ्वीराज प्रथम के बाद उसका पुत्र अजयराज 12वीं शताब्दी में शासक बना। वह एक निर्माता था। उसने अजमेर नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाई थी। तो अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? अजमेर नगर की स्थापना अजयराज ने की थी। किसने की थी? अजयराज ने की थी। ठीक, अजयराज का उत्तराधिकारी अर्णोराज 1130 ईस्वी से 1150 ईस्वी तक शासक रहा था। एक महत्वपूर्ण शासक था। इसने अजमेर के निकट सुल्तान महमूद की सेना को पराजित किया था। ठीक है, तो महमूद की सेना को अर्णोराज ने पराजित किया था। अर्णोराज का पुत्र विग्रहराज चतुर्थ अथवा विग्रहराज चतुर्थ को ही विसलदेव कहा जाता है। ठीक है, 1153 से 1163 ईस्वी में चौहान वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। कौन था? विग्रहराज चतुर्थ अथवा विसलदेव। तो विग्रहराज की सबसे बड़ी सफलता तोमरों की स्वाधीनता समाप्त करके उन्हें सामंत बनाना था। विसलदेव विजेता होने के साथ साथ एक यशस्वी कवि और लेखक भी थे। उसने हरिकेली नामक एक संस्कृत नाटक की रचना की थी और इस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन के झोपड़े में आज भी अंकित हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके दरबार में सोमदेव निवास करता था। कौन निवास करता था? सोमदेव निवास करता था और सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना की है। सोमदेव ने ही ललित विग्रहराज नामक एक ग्रंथ की रचना की है। 1178 ईस्वी में सोमेश्वर का पुत्र इतिहास प्रसिद्ध पृथ्वीराज तृतीय शासक हुआ। तो पृथ्वीराज तृतीय का आपने नाम सुना होगा। पृथ्वीराज तृतीय ही पृथ्वीराज चौहान थे। ठीक है, कथाओं में उन्हें राय पिथौरा भी कहा जाता है। ये कब बने थे? 1178 ईस्वी में ये शासक बने थे और इनको कथाओं में राय पिथौरा भी कहा जाता है।
इसने बुंदेलखंड के चंदेल शासक परमर्दी देव को 1182 ईस्वी में एक रात्रि अभियान में पराजित किया था। इसमें परमर्दी देव के आला उदल नाम के प्रसिद्ध सेना नायक ने भयंकर युद्ध किया था। तो आला उदल का आपने नाम सुना ही होगा। इनकी गाथाएं आज भी प्रचलित हैं, इनके बारे में तरह तरह की कहानियां हैं और ये एक प्रसिद्ध एक बहादुर सेना नायक थे। ठीक है, तो 1186 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय ने गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय पर आक्रमण किया था। संभवतः परमार की राजकुमारी के विवाह के प्रश्न पर भीम द्वितीय से उसका युद्ध हुआ था। ठीक है, तो किसके पीछे युद्ध हुआ था? परमार की राजकुमारी के विवाह के प्रश्न पर ही पृथ्वीराज तृतीय और भीम द्वितीय का युद्ध हुआ था। ठीक, 1191 ईस्वी में, ये तो फेमस है, आपने नाम भी सुना होगा, कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हो गया था। तो पहले तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था और अगले ही साल 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए थे और उन्हें बंदी बना लिया गया तथा कुछ समय बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। दोनों ही युद्ध मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुए थे। तराइन के द्वितीय युद्ध से भारतीय इतिहास में एक युगांतकारी परिवर्तन हुआ। इसके बाद ही भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हुई थी। तराइन के युद्ध के बाद ही भारत में तुर्की राज्य आ गए थे, जैसे गुलाम वंश आया था इसके तुरंत बाद। और पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद गौरी ने उसके लड़के यानी कि पृथ्वीराज चौहान के लड़के गोविंद को अपनी अधीनता में अजमेर का शासक बना दिया था। कहाँ का शासक बना दिया था? अजमेर का शासक बना दिया था। लेकिन कुछ समय बाद विद्रोह हो गया और 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चौहानों का दमन करते हुए दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। पृथ्वीराज तृतीय या फिर पृथ्वीराज चौहान के राजकवि चंद्रबरदाई के राजकवि कौन थे? चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो और नामक अपभ्रंश महाकाव्य और जयानक ने पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत काव्य की रचना की। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखित है? तो आप इसका जवाब देंगे चंद्रबरदाई के द्वारा लिखित है। पृथ्वीराज विजय किसके द्वारा लिखित है? तो आपका जवाब होगा कि ये जयानक के द्वारा लिखित है। ठीक है, और इसके अलावा हम्मीर महाकाव्य किसके द्वारा लिखित है? हम्मीर महाकाव्य किसके द्वारा लिखित है? तो आप इसका जवाब देंगे ये जयचंद्र के द्वारा लिखित है। ये तीनों चीज़ ही हमें चौहान वंश के इतिहास और परंपराओं का विवरण बताती हैं। चौहान वंश के बारे में हमें जानकारी इनसे ही मालूम होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये रहे आपके इम्पोर्टेंट थे चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान के समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। ये काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट थी, इन्हीं में से ये एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आगे चलते हैं मालवा के परमार। तो स्टार्ट करते हैं मालवा के परमार। तो मालवा के परमार 10वीं शताब्दी के आरंभ में मालवा में प्रतिहारों का आधिपत्य नष्ट हो गया था। एक्चुअल में ये सभी लोग प्रतिहारों के सामंत ही थे। चौहान, परमार, गढ़वाल ये सब प्रतिहारों के सामंत थे। बाद में ये स्वतंत्र होते गए और उन्होंने अपने अपने राज्य की स्थापना कर दी थी। तो इसी तरह से परमार भी प्रतिहारों के ही सामंत थे और मालवा से 10वीं शताब्दी के आरंभ मालवा से प्रतिहारों का आधिपत्य नष्ट हो गया था और वहाँ पर परमार शक्ति का उदय होने लगा। और इस वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं शक्तिशाली शासक सीयक अथवा श्रीहर्ष थे। कौन थे भैया? सीयक अथवा श्रीहर्ष थे। मालवा के परमार वंश के प्रथम शक्तिशाली और स्वतंत्र शासक सीयक अथवा श्रीहर्ष थे। आगे चलते हैं। परमार वंश का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण उदयपुर प्रशस्ति
तथा साहित्यिक स्रोतों में नवसाहा साहिक चरित है। नवसाहा साहिक चरित से और उदयपुर प्रशस्ति से हमें परमारों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, वास्तव में मालवा में परमारों की शक्ति का उत्कर्ष वाकपति मुंज जिसने शासन 972 से 994 ईस्वी तक शासन किया था, इनके समय से ही प्रारंभ हुआ था। परमारों की शक्ति का उत्कर्ष वाकपति मुंज के समय से होना शुरू हो गया था। मुंज कला एवं साहित्य का महान संरक्षक था। उसने अनेक कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया था। इसने बहुत सारी कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया था, जिसमें धार, पहले जिसे धारा बोलते थे, आज उसे धार बोलते हैं। धार में निर्मित मुंज सागर झील उसकी स्मृति को आज भी परिरक्षित रखे हुए है। तो मुंज के द्वारा बनवाई गई झील का नाम मुंज सागर झील है। ये कहाँ पर है? धारा में है। आज उसे धार कहते हैं। ये मध्य प्रदेश का एक शहर है। ठीक है, धार, आज उसे धार कहते हैं, पहले उसे धारा कहा जाता था। वह एक महान प्रतिभा संपन्न कवि एवं विद्वानों का एक उदार संरक्षक था। उसके दरबार में पद्यगुप्त, धनंजय और दशरूप के लेखक धनिक तथा हलायुध आदि विद्वान थे। मुंड ने चालुक्य नरेश तैलप द्वितीय को 6 बार पराजित किया था, लेकिन 7वें युद्ध के दौरान तैलप द्वितीय ने उसे बंदी बना लिया और उसकी हत्या कर दी थी। तो मुंज ने तैलप द्वितीय को कितने बार पराजित किया था? 6 बार पराजित किया था, लेकिन 7वें युद्ध में तैलप द्वितीय ने ही मुंज को बंदी बना लिया और उसकी हत्या कर दी थी। भोज 1000 से 1055 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। ये सबसे लोक प्रसिद्ध राजा हुए थे। उसकी गणना भारत के महानतम विद्वान नरेशों के रूप में की जाती है। उसके समय में राजनैतिक तथा सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से परमार राज्य की अभूतपूर्व प्रगति हुई थी। भोज ने अपने समकालीन नरेशों जैसे कल्याणी के चालुक्य एवं अनिलवाड़ के चालुक्यों को पराजित किया, किंतु भोज चंदेल शासक विद्याधर के हाथों पराजित हो गए थे, जो कि काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण, काफ़ी अधिक शक्तिशाली शासक थे विद्याधर। तो भोज किससे पराजित हो गए थे? विद्याधर से पराजित हो गए थे। भोज के शासन के अंतिम वर्ष में गुजरात के चालुक्य नरेश भीम प्रथम और कलचुरी के नरेश लक्ष्मीकर्ण ने एक संघ बनाकर मालवा पर आक्रमण किया था तथा उसकी राजधानी धार को खूब लूटा, और इसी युद्ध के दौरान भोज की मृत्यु हो गई थी। भोज ने प्राचीन राजधानी उज्जैन को छोड़कर धार या धारा को अपनी राजधानी बनाई थी। भोज ने उज्जैन को हटाकर अपनी राजधानी धारा को बनाया था तथा ये कविराज उपाधि से भी प्रख्यात थे। ठीक है, कविराज की उपाधि भी भोज को मिल चुकी थी। उसने विविध विषयों जैसे कि चिकित्सा शास्त्र, खगोल शास्त्र, धर्म व्याकरण, स्थापत्य शास्त्र आदि पर 20 से अधिक ग्रंथों की रचना की थी। उसके द्वारा लिखित ग्रंथों में चिकित्सा शास्त्र पर आयुर्वेद सर्वस्व तथा स्थापत्य शास्त्र पर सम्रागण सूत्रधार विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आपको याद रखना होगा कि भोज के द्वारा लिखा हुआ चिकित्सा शास्त्र पर क्या है? आयुर्वेद सर्वस्व है, और स्थापत्य शास्त्र पर है सम्रागण सूत्रधार। भोज ने धारा नगरी का विस्तार किया और वहां भोजशाला के रूप में एक प्रख्यात महाविद्यालय की स्थापना की थी। भोजशाला के रूप में एक प्रख्यात महाविद्यालय की स्थापना की तथा उसमें वाग्देवी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की, और इस भोजशाला की दीवारों पर, प्रस्तर पर आज भी संस्कृत श्लोक अभिलिखित हैं। दीवारों के प्रस्तर पर संस्कृत श्लोक हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अपने नाम पर उसने भोजपुर नगर बसाया था। भोज ने ही भोजपुर नगर बसाया था और भोजसर नामक तालाब को निर्मित करवाया था भोज ने। तो इस तरह से आपका आज का मालवा का परमार खत्म होते हैं।
तो बचे हुए जो हैं वो हम कल नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।